तमाम सुनने वालों को आज के इस गहरे मुताले में खुशामदीद। आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की टेक्स्ट बुक बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस का जायजा ले रहे हैं। खास तौर पर इसकी शुरुआती मालूमात को डिटेल में देखेंगे। आज हम इन मालूमात का मिलकर तज्जिया करेंगे। ये मालूमात न सिर्फ एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि ज़मीन के निज़ाम को समझने के लिए भी निहायत अहम हैं। सही कहा। इस गहरे मुताले का बुनियादी मकसद ही यही है कि हम समझें कि हमारी ज़मीन का ये कॉम्प्लेक्स निज़ाम आखिर चलता कैसे है। आज हम एबायोटिक फैक्टर्स और अर्थ्स फिजिकल एनवायरनमेंट पर बात करेंगे, जिसमें लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर वगैरह शामिल हैं। जी, और टोपोग्राफिक और फिजियोग्राफिक फैक्टर्स के फ़र्क को भी देखेंगे। फिर जिंदगी को चलाने वाले मटेरियल साइकिलिंग के निज़ाम पर, मतलब जो अहम साइकिल्स हैं, उन पर तफसीली गुफ्तगू होगी। और आखिर में हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और नेचर के बैलेंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए इस सफ़र का आगाज करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट के मुताबिक बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स की। लफ्ज़ सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, आखिर माहौल में इनकी क्या जगह है? देखें, एबायोटिक फैक्टर्स दरअसल माहौल के गैर जिंदा अनासिर हैं, यानी नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स। लेकिन इनका गैर जिंदा होना इनकी अहमियत को कम नहीं करता। ये असल में वो फिजिकल कॉम्पोनेंट्स हैं जिन पर जिंदगी खड़ी है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी। अच्छा, यानी हमारा माहौल सिर्फ जानदारों से नहीं बनता, इन गैर जिंदा चीजों का बराबर किरदार है। बिल्कुल, इन्हीं में क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी शामिल हैं, मसलन सूरज की रोशनी, टेम्परेचर। और जहाँ तक मैं पढ़ रही थी, इसमें नेचुरल डिजास्टर्स भी आते हैं, सही? जी हाँ, जलजले, सैलाब, तूफान, ये तमाम अनासिर मिलकर जमीन के माहौल को मुसलसल तब्दील करते रहते हैं। जमीन रुकी हुई नहीं है, ये इन फैक्टर्स की वजह से हर वक्त एक नई शक्ल इख्तियार करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ फिजिकल एनवायरनमेंट लगातार बदलता रहता है। इसको समझने के लिए टेक्स्ट बुक इसे 4 बड़े डोमेन्स में बांटती है। सबसे पहला हिस्सा लिथोस्फेयर कहलाता है। सही। अगर आसान लफ्जों में कहूं तो ये जमीन की वो खुश्क सतह है जिस पर हम चलते हैं। इसकी मोटाई तकरीबन 8 से 40 किलोमीटर तक बताई गई है। और जो लोग इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ एक एग्जाम पॉइंट है। लिथोस्फेयर का सबसे जरूरी हिस्सा उसकी मिट्टी है, यानी सॉइल। मिट्टी की इतनी अहमियत क्यों है? उसको फूड और हैबिटेट फराहम करती हैं। जबरदस्त। अब लिथोस्फेयर के बाद दूसरा जोन आता है हाइड्रोस्फेयर, यानी जमीन पर मौजूद तमाम पानी। हम बचपन से सुनते आए हैं कि जमीन का 75% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। हाँ, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। लेकिन टेक्स्ट में एक हैरानंगेज फैक्ट है कि इस टोटल पानी का 97.5% हिस्सा सिर्फ ओशंस में है। बाकी बहुत ही मामूली हिस्सा पीने के काबिल या झीलों में है। बिल्कुल। और हाइड्रोस्फीयर की एक और दिलचस्प बात यह है कि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी इसमें चीजें आसानी से हल हो जाती हैं। जी, ये केमिकल्स और न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का बेहतरीन जरिया है। और समंदर जमीन के टेम्परेचर को एक्सट्रीम होने से रोकते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करके। ये गिर्द है। टेक्स्ट बता रहा है कि इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और लगभग 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये एटमॉस्फेयर एक जैसा नहीं ऊपर तक, इसके 5 जोन्स हैं। हाँ, पहला ट्रोपोस्फेयर है जो जमीन से 10 किलोमीटर तक है। यहाँ वेदर बनता है बारिश और बादल। फिर उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है। ये बहुत अहम है क्योंकि यहाँ ओजोन लेयर होती है। ये हमें यूवी रेस से बचाती है। लेकिन यहाँ टेक्स्ट एक मसला भी हाईलाइट करता है। CFCs का मसला? बिल्कुल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इस लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद तीसरा जोन मीजोस्फेयर आता है, जहां टेम्परेचर -80 से -90 डिग्रीज तक गिर जाता है। वो बहुत ठंडा है। फिर चौथा जोन आयोनोस्फेयर है। यहाँ सोलर रेडिएशंस की वजह से एटम से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। इसकी रोजमर्रा अहमियत क्या हुई? इसकी अहमियत ये है कि ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। इसी की वजह से कम्युनिकेशन मुमकिन होती है। और आखिर में एक्सोस्फेयर है, जो 500 किलोमीटर से ऊपर है, जहां बस थोड़े बहुत ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। सही। इन 4 डोमेन्स लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के मिलने से जो चौथी जगह बनती है वो बायोस्फेयर है। हाँ, जहां ये सब मिलकर जिंदगी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जमीन के इन सतहों को समझने के बाद एक और चीज आती है।
जमीन के फिजिकल साख्त। टेक्स्ट इसके लिए टोपोग्राफिक और फिजियोग्राफिक फैक्टर्स का जिक्र करता है। इनमें बुनियादी फर्क क्या है? फर्क ये है कि टोपोग्राफी का ताल्लुक जमीन की फिजिकल फीचर्स से है, जैसे पहाड़ या मैदान कहाँ हैं, जबकि फिजियोग्राफी उनकी फिजिकल नेचर या साख्त पर बात करती है। इसमें एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और स्लोप शामिल हैं। इसको थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर एल्टीट्यूड यानी बुलंदी पर जाने से क्या तब्दीलियां आती हैं? ऊंचाई पर जाने से टेम्परेचर और एयर प्रेशर कम हो जाता है, जबकि विंड वेलोसिटी और यूवी लाइट बढ़ जाती है। इसीलिए बुलंदी पर सिर्फ खास अडैप्ट करने वाले जानदार ही जिंदा रह सकते हैं। फ्लोरा और फौना दोनों मुतासिर होते हैं। और लैटिट्यूड यानी इक्वेटर से फासला? इसमें एक बड़ा अहम एग्जाम पॉइंट है। इक्वेटर के करीब डायरेक्ट सनलाइट आती है। इस डायरेक्ट सनलाइट से इवेपोरेशन ज्यादा होती है और बारिश ज्यादा होती है, जिसके नतीजे में अमेज़न जैसे बड़े रेन फॉरेस्ट्स बनते हैं। बिल्कुल सही। और तीसरा फैक्टर स्लोप यानी ढलवान है। ढलवान सतह पर पानी तेजी से बहता है। उससे क्या होता है? जब पानी तेजी से बहता है तो वो सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव करता है। इससे मिट्टी की जरखेजी कम हो जाती है और वहां प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती। समझ आई। अब आते हैं इस माहौल के सबसे दिलचस्प निजाम की तरफ, मटीरियल साइकिलिंग, कुदरती चक्कर। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जमीन पर रिसोर्सेज महदूद हैं। पानी हो या कार्बन, इनको कुदरत मटीरियल साइकिलिंग के जरिए रिसाइकिल करती है। इन्हें बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी कहते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी वाटर साइकिल की बात करते हैं। इसे चलाने वाली ताकत सन्स एनर्जी है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप इवेपोरेशन है, पानी का बुखारात बनना। यहाँ दो टर्म्स लिखी हैं, ट्रांसपिरेशन और सब्लिमेशन। हाँ, जब प्लांट से पानी निकलकर हवा में जाता है तो उसे ट्रांसपोरेशन कहते हैं, और जब आइस डायरेक्ट गैस बन जाती है तो उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। इसके बाद कंडेंसेशन होती है, वेपर्स का ठंडा होकर पानी बनना। यहाँ टेक्स्ट ने एक एग्जाम पॉइंट दिया है, इस अमल के लिए हवा में डस्ट पार्टिकल्स का होना जरूरी है। अगर डस्ट पार्टिकल्स ना हो तो बादल नहीं बन सकते। ये सच में थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन है हकीकत। टेक्स्ट में बादलों की अकसाम भी हैं, निम्बस, स्ट्रेटस, सिरस, क्यूमुलस। फिर प्रेसिपिटेशन होती है यानी बारिश, बर्फ या ओले। फिर ये पानी जमीन पर आता है। कुछ पानी जमीन में जज्ब हो जाता है, जिसे इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। इससे वाटर टेबल बनता है। और जो पानी बच जाता है वो रन ऑफ कहलाता है, जो बहकर निज़ाम को मुतासिर करता है, मिट्टी का कटाव करता है, और अगर केमिकल्स हों तो पोल्यूशन फैलाता है। अगली साइकिल कार्बन साइकिल है, जो जिंदगी की बुनियाद है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए हवा से कार्बन लेते हैं और एनिमल्स इन्हें खाते हैं। मरने के बाद ये सब फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। लेकिन ये कार्बन हवा में वापस कैसे जाती है? डेस्पिरेशन से और ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे फ्यूल जलाने से। टेक्स्ट में लिखा है कि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है जो हीट ट्रैप करती है, और इसकी ज्यादा मिकदार ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है। सोर्स मटेरियल में यही लिखा है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो अनबैलेंस्ड हो रहा है। सही। आइए अब ऑक्सीजन साइकिल की तरफ चलते हैं। हवा में ऑक्सीजन आती कहाँ से है? एक तो फोटोसिंथेसिस से और दूसरा फोटोलिसिस से, जहां यूवी रेज वाटर और नाइट्रस ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को तोड़ती हैं। लेकिन टेक्स्ट में यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हाँ, मैंने पढ़ा। हवा में ऑक्सीजन इतनी जरूरी लगती है, पर टोटल ऑक्सीजन का 99.5% हिस्सा हवा में है ही नहीं। बिल्कुल, वो 99.5% ऑक्सीजन लिथोस्फीयर यानी मिट्टी और चट्टानों में कंपाउंड्स की शक्ल में लॉक होती है। हवा में तो सिर्फ मामूली सा हिस्सा होता है। ये वाकई हैरतअंगेज फैक्ट था। इसके बाद आती है नाइट्रोजन साइकिल। ये हवा में 78% है, प्रोटीन्स और प्लांट्स के क्लोरोफिल के लिए लाजमी है। लेकिन मसला ये है कि इसे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके बॉन्ड्स बहुत मजबूत होते हैं। इस साइकिल के 4 अहम स्टेजेस हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहां बैक्टीरिया इसे यूजेबल बनाते हैं। फिर नाइट्रिफिकेशन और उसके बाद एमोनिफिकेशन। जी, और आखिरी स्टेज है डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें बैक्टीरिया नाइट्रोजन को वापस हवा में भेज देते हैं।
पर ह्यूमन इम्पैक्ट इसे मुतासर कर रहा है, जैसे फर्टिलाइजर्स का ज्यादा इस्तेमाल इस नेचुरल साइकिल को खराब कर रहा है। और आखिरी अहम साइकिल फॉस्फोरस साइकिल है। ये डीएनए, आरएनए और एटीपी के लिए जरूरी है। इम्तिहान के लिए यहाँ एक खास फर्क बताया गया है। इस साइकिल में एटमॉस्फेयर का कोई किरदार नहीं होता। सही निशानदाही की आपने। ये गैस की फॉर्म में नहीं होती, ये सिर्फ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर के दरमियान चलती है। इसका आगाज पहाड़ों की वेदरिंग यानी टूट-फूट से होता है, जो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल हो सकती है। सही। अब हम इन साइकिल्स के जरिए मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स पर बात करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो अज्जा हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। टेक्स्ट में 9 अहम नाम हैं: कार्बन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर। इसकी एक अच्छी मिसाल टेक्स्ट ने कार्बोहाइड्रेट्स की दी है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। इनमें शुगर और स्टार्च ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देते हैं, जबकि सेलुलोज प्लांट्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट फराहम करता है, उनकी सेल वॉल बनाता है। और दूसरी तरफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ही कम मिकदार में दरकार होते हैं। टेक्स्ट इसकी मिसाल मोलिब्डेनियम से देता है। हाँ, ये प्लांट्स में नाइट्रेट को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और ह्यूमंस में टॉक्सिन्स और ड्रग्स को ब्रेक डाउन करने और डीएनए या प्रोटीन प्रोसेसिंग में मदद करता है। अगर ये थोड़ी सी मिकदार ना हो तो मसला हो जाता है। बिल्कुल, और यही हमें बैलेंस ऑफ नेचर की तरफ ले जाता है। ये सब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स एक फीडबैक लूप के जरिए इकोसिस्टम का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। अगर एक साइकिल आउट ऑफ बैलेंस हो जाए तो दूसरा मुतासिर होता है। टेक्स्ट में यूट्रोफिकेशन का जिक्र है, ये क्या है? अगर पानी में फर्टिलाइजर्स चले जाएं और नाइट्रोजन और फास्फोरस ज्यादा हो जाएं तो एल्गी बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जब वो मरते हैं तो डीकंपोज होने के प्रोसेस में पानी की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, जिसके नतीजे में बेचारी मछलियां और एक्वाटिक लाइफ मर जाती है। जी, ये यूट्रोफिकेशन कहलाता है, जहां एक साइकिल के डिस्टर्ब होने से पूरा एक्वाटिक इकोसिस्टम तबाह हो जाता है। आज की इस गुफ्तगू को अगर समेटा जाए तो हमने देखा कि हमारी जमीन का सिस्टम कितना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। एक मिट्टी के जर्रे से लेकर हवा की बुलंदियों तक हर चीज अपने मुकर्रर करदा साइकिल के मुताबिक काम कर रही है। हम इंसान इन्हीं साइकिल्स, हाइड्रोलॉजिकल, कार्बन, नाइट्रोजन की एक चलती फिरती शक्ल हैं। बिल्कुल। आखिर में तमाम सुनने वालों के लिए एक सोच छोड़ना चाहूंगी। आज हमने देखा कि नेचर अपने फीडबैक लूप के जरिए एक बारीक तवाज़ुन बनाए रखती है। अगर हवा में कार्बन या पानी में नाइट्रोजन की एक छोटी सी तब्दीली पूरे बायोस्फीयर का निजाम हिला सकती है, तो क्या हमारी रोजमर्रा की अनदेखी आदत इन कदीम साइकिल्स को ऐसे बदल रही हैं जिन्हें वापस अपनी जगह पर आने में शायद लाखों साल लग जाएं? ये यकीनन गौर तलब बात है। आज की गुफ्तगू में साथ रहने का बहुत शुक्रिया। Thank you for watching. Keep learning, keep growing, and never stop exploring knowledge. Don't forget to like, share, and subscribe to Nexus LMS Learning Made Simple.